जय हिंद साथियों। आज हम जानेंगे एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो लगभग 4000 से 4500 साल प्राचीन है, जो अनसुलझी है, जो रहस्यों से भरी है, जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। तो उस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। उस सभ्यता ने एक ऐसे मिथ को चुनौती दी जिसमें कहा गया कि भारत में प्राचीन संस्कृति या सभ्यता कभी नहीं रही, क्योंकि 1921 से पहले ये माना जाता रहा कि भारत में जो प्राचीन संस्कृति थी वो वैदिक संस्कृति थी और इससे पहले पाषाण काल था। लेकिन कुछ उत्खनन से ये ज्ञात हुआ कि एक बेहतरीन, एक प्राचीन, एक भव्य सभ्यता जो पूरी तरह नगरीय थी। तो आइए जानते हैं किसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता। वेलकम बैक कीर्ति कैंपस। मैं कीर्ति कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सिंधु नदी घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। आप पीछे देख रहे होंगे ये सभ्यता कितनी विहंगम और विशाल थी, जो पूरी तरह नगरीय सभ्यता थी। तो आइए चलते जानते हैं सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। क्लियर? अगर हम प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थीं वो सारी की सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे पनपी, क्योंकि जल के बिना कुछ भी संभव नहीं था। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये इराक ईरान में दजला फरात के संगम पर, चीनी सभ्यता पीत नदी के किनारे, तो उसी तरह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे सैंधव सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता। यदि हम इसके अतीत की बात करें तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में एक हड़प्पा नामक गांव में एक टीले की खोज की, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाद में 1856 में बर्टर बंधु उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला और वो प्रोजेक्ट था कराची से लाहौर के मध्य एक रेलवे ट्रैक का निर्माण करना। तो उस रेलवे ट्रैक के लिए इन्हें ईंटों की ज़रूरत थी। उन्होंने उन ईंटों के लिए एक खंडहर की खुदाई प्रारंभ की। जब उन्हें गांव वालों से पता लगा कि ये पूरा गांव इन्हीं ईंटों से बना है, तो वो जगह थी हड़प्पा, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। तो आइए जानते हैं, चलते हैं कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। तो अब यदि हम इसके नाम की बात करें तो सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक गांव में, और ये जो हड़प्पा है अभी वर्तमान की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में जो ज़िला है वो मोंटगोमरी ज़िला, जिसे वर्तमान में शाहीवाल कहते हैं, ये पंजाब प्रांत में है। वहाँ पर सबसे पहली बार इस गांव में उत्खनन प्रारंभ किया। क्लियर है ना? और किसके अधीन? तो वो आंसर होगा सर जॉन मार्शल के अधीन। ये भारतीय पुरातत्वविद थे सर जॉन मार्शल, उनके अधीन। तो हड़प्पा नामक गांव में खुदाई करने के कारण ये सभ्यता कहलाई हड़प्पा सभ्यता। क्लियर? और ये सभ्यता कहाँ पर थी? अगर हम बात करें लगभग ये सभ्यता यहाँ पर थी। कहाँ? हड़प्पा नामक गांव में। क्लियर है ना इतना? अब आगे क्या हुआ? अगर हम बात करें, ये तो हमने बताया ही था कि राय बहादुर दयाराम साहनी। अब ये इसकी एक ट्रिक है, हैदर, हा से हड़प्पा, दा से दयाराम साहनी और रा से रावी नदी का तट। क्लियर है ना इतना? तो यहाँ पर इस सभ्यता की खोज की गई, इस वजह से इस सभ्यता को कहा गया हड़प्पा सभ्यता। ये शुरुआत हुई 1921 में। 1921 में जब इस स्थल की खोज हुई, खुदाई हुई, तब ये ज्ञात हुआ कि भारत में वैदिक काल से प्राचीन भी एक कोई सभ्यता थी जिसे नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। धीरे धीरे ऐसे ऐसे स्थल की खुदाई प्रारंभ हुई जो लगभग थोड़े ऊंचे थे, टीले टाइप के थे। धीरे धीरे उत्खनन हुआ, तब ज्ञात हुआ कि ये जो सभ्यता थी ये हड़प्पा
केवल हड़प्पा जगह ही ना होकर सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु और उसकी सहायक झेलम, सतलज, रावी, व्यास, चेनाब, इन नदियों के किनारे ये पूरी सभ्यता पाई गई। इस वजह से इस सभ्यता को हड़प्पा की जगह अब नाम क्या दिया गया? सिंधु नदी घाटी सभ्यता, क्योंकि ये नदियों के किनारे पनपी, इस वजह से इसे कहा गया सिंधु नदी घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता। अब इसके अन्य नाम, वो अन्य नाम क्या हैं? तो सिंधु सभ्यता क्लियर हो गया ना कि सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? वैसे इसका नामकरण ये सिंधु नाम जॉन मार्शल ने दिया। किसने दिया? जॉन मार्शल ने। जब बाद में इसका उत्खनन किया गया तो ये अभी जो शुरुआत थी वो लगभग यहाँ थी। फिर ये इस सभ्यता का विस्तार कहाँ तक हुआ? इधर गंगा घाटी के बीच में लगभग यहाँ पर इस सभ्यता के स्थल पाए गए। अप्रॉक्स अभी तक जो उत्खनन हुआ है, जो साइट्स मिली हैं, कुल 1500 हैं। 1500 में लगभग 1100 स्थल सिंधु और गंगा के बीच में, जहां सरस्वती नदी बहती थी, सरस्वती नदी के किनारे लगभग 1100 स्थल, अप्रॉक्स 80% स्थल पाए गए। इस वजह से कुछ लोग इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। क्लियर? जब बाद में यहाँ उत्खनन हुआ तो यहाँ तक विस्तार पाए गए। इस वजह से अधिकांश विद्वान अब इस मत पर सहमत हैं कि इस सभ्यता को हड़प्पा नाम ही दे दिया जाए। क्लियर है ना इतना? बिल्कुल। अब अगर हम धातु की बात करें तो यहाँ के लोग तांबा और जस्ते को मिलाकर कांस्य की खोज कर चुके थे, कांसा की खोज कर चुके थे। इस वजह से धातु के आधार पर इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्लियर है ना इतना? अभी हमने पीछे देखा कि ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल के अंतिम चरण में तांबे की खोज हो चुकी थी। इस वजह से उस काल को ताम्र पाषाण काल कहा गया। यहाँ का लोग लोहे से परिचित नहीं था, लोहे से परिचित अभी हम आगे पढ़ेंगे। वैदिक काल में भी, उत्तर वैदिक काल में व्यक्ति और मानव लोहे से परिचित हुआ। यहाँ किस धातु का यूज बहुतायत से होता था? तो कांस्य धातु का यूज बहुतायत से होता था। अब अगर हम बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता में इसे क्या कहा गया? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में इसके लिए मेलुहा नाम मिलता है। कौन सा नाम मिलता है? तब आंसर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता में इसे नाम कौन सा मिलता है मित्रों? मेलुहा। बेहद इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में इसका नाम क्या मिलता है? आंसर होगा मेलुहा। अब अगर हम बात करें कि ये सभ्यता कितनी प्राचीन थी, इस सभ्यता के बारे में जो हमें प्राचीनता पता लगी वो मानव कंकाल के द्वारा अच्छे से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। हमें कैसे पता चला? तो आंसर होगा मानव कंकाल। सबसे पहली बार अगर किसी ने इसकी समयावधि जानने का प्रयास किया तो वह व्यक्ति थे जॉन मार्शल। इन्होंने इस सभ्यता को लगभग 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच का माना। कितना माना? 3250 से लेकर लगभग 2750 ईसा पूर्व के बीच का समय इन्होंने माना। क्लियर है ना? यदि आपको यहाँ ईसा पूर्व और ईस्वी में यदि समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो इससे हमारा पीछे वाला वीडियो है, उसमें हमने पूरा लगभग 10-15 मिनट में समझाया है कि जितना भी संवत या कैलेंडर है उसके बारे में, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। अब सबसे जो फेमस विधि है कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग के आधार पर इसकी जो आयु है वो कितना बताई गई? लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व। कितना? तो आंसर होगा लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसके काल का निर्धारण किया गया। तो अभी अगर कुछ समय पहले तक की यदि हम बात करें तो जो भी क्वेश्चन आता था उसमें आंसर यही होता था कि पेपर में कैसे आता था, सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का काल निम्न में से क्या? तब वहाँ पर आंसर होता था 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। लेकिन अभी जो नई NCERT की यदि हम बात करें तो नई NCERT के अनुसार इसकी
की डेट उन्होंने चेंज कर दी है, वह 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक। कितनी? तो आंसर होगा 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। क्लियर है ना? अब यदि पेपर में आता है और ऑप्शन दोनों मिलते हैं तब आंसर यही लगेगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के कन्फ्यूजन को दूर करने का सबसे बेहतरीन माध्यम है NCERT। तो हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो NCERT माध्यम से पढ़ा रहे हैं। और यदि आपने हमारा वीडियो पूरा देखा तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप सिविल लेवल, PCS, किसी भी राज्य स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम का मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मध्य एशिया का एक शारगोन अभिलेख है, इसके आधार पर इसका काल 3250 से 2750 निर्धारण किया गया है। इतना क्लियर? पेपर में जो आएगा सबसे पहले कैसे आएगा कि सबसे पहली बार इसका निर्धारण किसने किया? तो आंसर होगा जॉन मार्शल ने। क्लियर? और पेपर में आ जाए कि किसी भी प्राचीन अगर हम समय की जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो कार्बन डेटिंग से, तो वो कार्बन डेटिंग क्या होता है? C14 का अनुपात देखा जाता है, उसके आधार पर 2350 से 1750। नई NCERT के अनुसार तो आंसर क्या होगा? 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व का काल। अब हम ये देखते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, क्योंकि ये जो सैंडप सभ्यता का उत्खनन हुआ ये 3 देशों में पाई गई, भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। तो पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। उत्तर की यदि हम बात करें तो कश्मीर में मांडा, जो चिनाव नदी के तट पर एक बसा हुआ है, वहाँ पर सैंडप साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण में दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे। पूरब की अगर हम बात करें तो आलमगीरपुर, ये वर्तमान मेरठ के पास में है, हिंडन नदी के किनारे। और सबसे पश्चिम में सुतकांगे डोर, ये दास्क नदी के किनारे है। कहाँ पर? अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। क्लियर? और यदि हम इसकी बात करें तो अभी मैंने बताया लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार पाया गया है। अब पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की यदि हम बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी चौड़ाई कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर। लगभग कितनी? 1600 किलोमीटर। और उत्तर से लेके दक्षिण तक तो 1400 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका विस्तार किधर ज़्यादा था? तो आंसर होगा पूरब से पश्चिम तक। क्लियर है ना? इसकी ट्रिक क्या आपने ध्यान रखी है कि एक कोई आशा है वो DM बन गई। यदि मेहनत करोगे तो आप भी बनोगे। तो A फॉर आलमगीरपुर और इधर सुतकांगे डोर, D दैमाबाद और M फॉर मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। क्लियर? इतना? इसकी भी हम एक ट्रिक बताएंगे आपको लास्ट में। इसके जो सैंडप सभ्यता में हमारे 2 वीडियो आएंगे, दूसरा वीडियो इनके स्थल पर आधारित होगा। वहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी नदी या किस स्थल के किनारे आप ध्यान रखेंगे। जैसे आ है, इधर हा, तो अहम, इस तरीके से एक वीडियो दूसरा आएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया होगा? आपको ध्यान रखना है। अब इसका विस्तार देखते हैं कैसे और कहाँ कहाँ तक हुआ, इसका आकार कैसा था। पूरब से लेकर पश्चिम की अगर हम बात करें तो पूरब में यहाँ, पश्चिम में ये रहा दैमाबाद, और उत्तर में कश्मीर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद। और पूरब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है आलमगीरपुर। कौन सा है? यहाँ पर आलमगीरपुर है। और सबसे पश्चिम में यहाँ सुतकांगे डोर। क्लियर है ना? क्या है स्थल? तब आंसर होगा सुतकांगे डोर। तो यहाँ से इधर तक इस इतने क्षेत्र में इस सभ्यता का विस्तार हुआ लगभग। अब अगर हम इसकी आकृति की बात करें तो ये लगभग इसकी आकृति कैसी दिखी मित्रों आपको? त्रिभुजाकार। किस तरीके से?
तब आंसर होगा लगभग त्रिभुजाकार। क्लियर है ना। और सबसे पहला जो स्थल था वो कौन सा, वो यहाँ पर हड़प्पा। हड़प्पा के बाद जिस स्थल की खोज हुई वो था मोहनजोदड़ो। कौन सा था, तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्लियर। अब एक और पेपर में आता है, आगे हम पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो के निकटतम अन्य कौन सा था, तो चनहुदड़ो, वो यहाँ पर है चनहुदड़ो। इतना क्लियर। तो लगभग इतने इतने भाग पर सैंधव सभ्यता का विस्तार था, और उसमें कौन कौन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया। यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुल कितने अगर राज्यों की बात करें तो वहाँ पर राज्यों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। कितनी होगी, तो 7 होगी। क्लियर है ना। अब अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अभी तक अफगानिस्तान में हमें 2 स्थल देखने को मिले हैं। एक तो मुंडीगाक और दूसरा शोरतुगाई। अफगानिस्तान की यदि हम बात करें तो अफगानिस्तान से हमें 2 स्थल मिले हैं मुंडीगाक और शोरतुगाई। पाकिस्तान के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत में हमें बहुत सारे स्थल देखने को मिले हैं। भारत की बात करें तो इधर से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इधर राजस्थान, क्लियर है ना, गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पर हमें इनके स्थल देखने को मिलते हैं। क्लियर है ना इतना। और इसका भी आकार बताया था, लगभग 13 लाख और एग्जैक्ट 12,99,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार पाया गया। और अभी एक क्वेश्चन के भारत के कितने राज्यों में यहाँ के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, तो कुल मिलाकर कितने मित्रों, तो तब आंसर होगा 7। अब आगे हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि आखिर जो ये सैंधव हमें साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर कौन कौन सी प्रजातियाँ थीं। ये जो प्रजातियाँ मिली हैं ये मानव कंकाल के आधार पर मिली हैं, और मानव कंकाल के आधार पर जो प्रजातियाँ मिली हैं वो अभी तक 4 प्रजातियों के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। सबसे जो पहली प्रजाति थी जो ऐसा माना गया कि सैंधव में आई वो था प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। कौन सी थी, तब आंसर होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। दूसरा मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय, तीसरी अल्पाइन, चौथी मंगोलाइड। तो पहली कौन सी थी, हमने ऐसे ध्यान रखा, पा से पहली और पा से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। क्लियर है ना इतना। अब इनकी लेखन कला, सैंधव के बारे में अभी तक जो भी कला मिली है, जो लेखन शैली या जो लिपि मिली है उसे अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए, क्योंकि ऐसी कोई अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं बनी। इसके साथ साथ यहाँ की जो लिपि थी वो लिपि ना होकर चित्रात्मक और भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक आप समझ ही रहे होंगे, जब हम बचपन में थे तो हमने सीटी बजा दी या कुछ लिख के इंडिकेट कर दिया जिसे दूसरा ना समझ पाए। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, अभी हम डिकोड उसे नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ की जो भी लिपि मिली है वो सभी कैसी है, भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ। क्योंकि वहाँ उस काल में लिपि थी लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए, इस वजह से इस काल को क्या कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल। इस आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के बारे में हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। अब इसमें जो था कि अधिकांश कैसे लिखी है, अधिकांश दाएं से बाएं लिखी है। कहाँ पर, तो आंसर होगा कैसे, दाएं से बाएं। आप देख रहे होंगे इसकी लिपि को, हम इसे अभी तक पढ़ नहीं पाए। इस तरीके से ये लिपि अभी तक हमें मिली हुई है। क्लियर। और इस वजह से इसे क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्लियर है ना। अब यहाँ कुछ हमें मोहरें भी मिली हैं, और जो मोहरें मैक्सिमम शेल खड़ी या कांचल मिट्टी से प्राप्त हुई हैं। और ये जो मोहरें हैं जिन जिन स्थलों से अभी तक सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई हैं वो स्थल है हड़प्पा। कौन सा स्थल है, आप देख रहे होंगे इन मोहरों को, विशेष यूनिक मोहरें किसकी बनी हैं, शेल खड़ी। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इन मोहरों का यूज क्या होता था। तो इन मोहरों का यूज
ये व्यापार के लिए करते थे। सैंधव सभ्यता में व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में था। ये जो व्यापार में कैसे करते थे, जो हमारा माल अन्य जगह जाता था, जैसे मेसोपोटामिया, सुमेरियन आदि आदि स्थानों पर जब जाता था तो गांठों पर छाप लगाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। क्लियर है ना कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से आई है या कहाँ से आई है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, मोहनजोदारो, वहाँ पर भी इसको थोड़ा सा दिखाया गया है। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा जो पेपर में आया वो यही है कि इन मोहरों का इस्तेमाल क्यों किया जाता था, तो व्यापारिक कार्यों हेतु बाहर भेजी जाने वाली गांठों पर छाप लगाने के लिए। क्लियर। यहाँ इस दौरान ये बांट एवं माप का भी इस्तेमाल करते थे। जनरली जो बांट थे वो 16 के गुणज में थे। किसके गुणज में थे? तब आंसर होगा 16 के गुणज में। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल भी हमें प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से एक सीप का बना हुआ पैमाना मिला है और लोथल से हाथी के दांत का। किसका? तो हाथी के दांत का पैमाना एक या स्केल मिला है, जिससे ऐसा अनुमान लगाया गया कि इसका इस्तेमाल ये अपने व्यापार के लिए करते होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तनों का भी इस्तेमाल करते थे। मिट्टी के बर्तनों को मृद भांड कहा गया। पाषाण काल की अपेक्षा यहाँ के मिट्टी के बर्तन अधिक चमकीले हो गए। कैसे हो गए? अधिक चमकीले हो गए। यहाँ पर कुम्हार के चाक का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। और यहाँ के जो मृदभांड थे वो किसके बने थे, किस कलर से? तो काले एवं लाल मृदभांडों का यहाँ इस्तेमाल किया गया। चिकने और चमकीले थे। कुम्हार के चाक का भी यहाँ पर प्रचलन हमें देखने को मिलता है। अब एक और यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। लघु मृण मूर्तियाँ, आग में पकी हुई मिट्टी की जो आग में पकी हुई जो मिट्टी के बर्तन या मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हुई हैं, इन्हें टेराकोटा फिगरिन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? टेराकोटा फिगरिन नाम दिया गया। और इसमें बहुत सारे पशु पक्षियों की हमें मूर्तियाँ मिली हुई हैं। स्पेशल ये आपको ध्यान रखना होगा कि गाय की कोई भी मृण मूर्ति हमें नहीं मिली है। इसके साथ साथ नर और नारी की मृण मूर्तियाँ दोनों मिली हैं। नारी की मृण मूर्ति ज़्यादा मिली हैं नर की अपेक्षा। किसकी मृण मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं? तो नारी की। यहाँ पर ये अनुमान लगा कि निश्चित है ये समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा। आगे हम सामाजिक व्यवस्था में इसको जानेंगे। इतना क्लियर है ना? अब इसकी एक यूनिक व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, वो है नगर योजना। बेहतरीन व्यवस्था थी। इससे ये जाना गया कि सैंधव सभ्यता के लोग पूरी तरह नगरीय जीवन को जीते होंगे। यहाँ बेहतर विशाल नगर हमें देखने को मिले हुए हैं। क्या मिला हुआ है? तब आंसर होगा हमें नगर देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब अगर हम नगर की बात करें तो यहाँ पूरी तरह व्यवस्था वो ग्रिड सिस्टम पर आधारित था। आप इसे थोड़ा समझें कि ग्रिड सिस्टम था क्या। एक तरफ मकान बने हुए थे और मकान पक्के थे। मकान के किनारे नालियां बनी हुई थीं। मकान के किनारे पक्के रोड थे, सड़कें थीं। साथ स्पेशल बात यह है कि सड़कें और नालियां ये सीधी थीं एवं समकोण पर काटती थी। कैसी काटती थी? समकोण पर काटती थी। इसे कहा गया जाल पद्धति या ग्रिड सिस्टम। या ये कैसे थे? शतरंज की बिसात के आधार पर। कैसे थे? तो आंसर होगा शतरंज की बिसात के आधार पर। स्पेशल यहाँ पर क्या और था, यहाँ की जो जल निकासी व्यवस्था थी ये पूरे विश्व की अन्य जो संस्कृतियाँ मिली हैं इनमें अद्वितीय थी, यूनिक थी। कि जल निकासी व्यवस्था, नालियाँ पक्की थीं, पटी हुई थीं,
समकोण पर काटती थी। जो मकान मिले हैं आप देख रहे होंगे वो ईंटों से, पूरी तरह ईंटों के बने हुए थे, ईंटें पक्की थीं। ये व्यवस्था थी नगर योजना। और इससे ऐसा पता लगा कि जो हमारी सैंधव सभ्यता थी वो पूरी तरह नगरीय व्यवस्था थी, नगर योजना पर आधारित थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है इसे समझ लीजिए कि नगरीय व्यवस्था कहाँ पर थी, तो सैंधव या हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना किस पद्धति पर आधारित थी, तो ग्रिड सिस्टम या जाल पद्धति पर आधारित थी। पूरी तरह शतरंज के विषाद पर आधारित थी। ये पता कैसे चला कि यहाँ की व्यवस्था नगरीय थी, तो सड़कें सीधी थीं, समकोण पर काटती थीं। इतना क्लियर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये पक्के किनारे किनारे नालियाँ बनी हुई हैं और जो रोड है वो रोड पूरा कैसा है, रोड सीधे हैं एवं साथ ही साथ ये इधर समकोण पर आगे चल के काट रहे हैं। इतना क्लियर, बिल्कुल। अब स्पेशल क्या है, नगर योजना। नगर योजना में क्या स्पेशल है, ये अद्वितीय व्यवस्था थी। ये भी यहाँ के जो नगर मिले हैं वो मैक्सिमम नगर दो भागों में डिवाइड मिले हैं, एक पूर्वी तरफ और एक पश्चिमी तरफ। पूरब की तरफ जो मिला हुआ है वो अपेक्षाकृत थोड़े नीचे हैं। पश्चिम की तरफ जो हमें नगर मिले हैं वो थोड़े से ऊंचे हैं। क्लियर। अब इसके साथ साथ अधिकांश नगर जो हैं वो एक चार दीवारी से कवर्ड हैं। कुछ अपवाद भी हैं, आगे हम जानेंगे। जो ऊपर मिला हुआ है इसे दुर्ग या गढ़ी कहा गया। इसे क्या कहा गया, दुर्ग या गढ़ी कहा गया। जो पूरब की तरफ मिला है वो नगर या उन्हें आवास कहा गया। क्या कहा गया, नगर या आवास। क्लियर है ना। इसके साथ साथ यहाँ ऐसा मिला है कि जो दुर्ग या गढ़ी में थे यहाँ पर स्पेशल लोग रहते थे, जैसे पुरोहित इत्यादि। पुरोहित को शासक वर्ग भी माना गया। नगर में जो लोग निवास करते थे वो सामान्य लोग थे। सामान्य लोग थे, शिल्पी लोग थे, नॉर्मल जो आम जन थे वो नगर में निवास करते थे। और जो पुरोहित वर्ग था वो दुर्ग या गढ़ी में निवास करता था। जनरली पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था यही थी कि नगर जो थे वो दो भागों में देखने को मिले, एक पूरब एक पश्चिम। पूरब में नीचे थे वो नगर या आवास कहे गए, सामान्य जन कहा रहता था वहाँ पर। जो पश्चिम की तरफ मिला है वो थोड़ा ऊंचा था, उसे दुर्ग या गढ़ी कहा गया। इसमें पुरोहित वर्ग संभवतः रहता होगा, जो शासक वर्ग भी माना गया। इसके साथ साथ इसके चारों तरफ रक्षा प्राचीर से घिरा पाई गई है। मतलब कई जगह देखा गया कि जो दोनों दुर्ग थे वो चारों तरफ से रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। इस रक्षा प्राचीर का उद्देश्य क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो पशु लुटेरों और छोटे छोटे चोर वगैरह से हमारी रक्षा करना था, ना कि बाहरी आक्रमण से बचाव। वही बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बाहरी आक्रमण देखने को नहीं मिलता है। क्लियर इतना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है ना, बिल्कुल। अब आगे बढ़ें। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट आता है। और यही एक अंतर है आर्य संस्कृति से, जिसे हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। हड़प्पा या हड़प्पन सभ्यता वो पूरी तरह नगरीय सभ्यता थी। क्लियर है ना इतना, बिल्कुल। अब कुछ स्पेशल कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यहाँ पर क्या था कि दुर्ग या किला क्षेत्र ही रक्षा प्राचीर से घिरा है, ना कि नगर। यहाँ पर हमने कुछ जगह क्या देखा, दोनों घिरे थे। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या था कि केवल दुर्ग ये रक्षा प्राचीर से घिरा था और ये रक्षा प्राचीर से घिरा नहीं था। क्लियर। लोथल और सुरकोतड़ा में हमने क्या देखा,
दुर्ग और नगर दोनों का एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा होना, कि यहाँ पर ये वाली सिचुएशन थी। क्लियर इतना? कालीबंगा में दुर्ग और नगर दोनों अलग अलग, ये दुर्ग और नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। क्लियर? धौलावीरा में एक स्पेशल व्यवस्था देखने को हमें मिलती है। ये व्यवस्था ऐसी थी, यहाँ पर जो नगर मिले हैं वो 3 भागों में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? तो धौलावीरा में। और इस बीच के भाग को मध्यमा कहा गया। क्या कहा गया? मध्यमा कहा गया। क्लियर है ना इतना? आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से जो अपवाद हैं, अपवाद बड़े लेवल के एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर यही अपवाद आते हैं। क्या? कि कहाँ पर या हड़प्पा सभ्यता के कौन सी साइट्स में वहाँ के नगर 3 भागों में देखने को मिलते हैं। तब आंसर क्या होगा? धौलावीरा। क्लियर है ना इतना? बिल्कुल। चनहुदड़ो ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। मतलब सीधा सा है कि यहाँ पर कोई दुर्गीकरण की व्यवस्था नहीं थी। कहाँ? तो आंसर होगा चनहुदड़ो। इतना तो इसकी क्वालिटी थी। अब आगे हम जानेंगे कि सैंधव सभ्यता के लोग, इनकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी थी। पहले अगर हम बात करें राजनीतिक स्थिति की, हड़प्पा सभ्यता में राजनीति या राजनीतिक परिदृश्य देखने को नहीं मिला। कहीं कोई भी राजा के साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसा मान लिया गया कि शायद यहाँ पुरोहित था वही राजा रहा होगा। क्लियर है ना? तो अब हम बात कर रहे हैं सामाजिक जीवन की। सामाजिक जीवन में हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये अभी हमने पीछे पढ़ा कि नारी की मूर्तियाँ जगह जगह ज़्यादा मिली हैं। इससे ऐसा मान लिया गया कि यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक व्यवस्था वाला रहा होगा। इसके साथ जैसे वैदिक काल में हम सब लोग जानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति 4 वर्णों में डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। यहाँ का भी जो समाज था वो लगभग 4 भागों में देखने को हमें मिलता है। कितने भागों में? तब आंसर होगा 4 भागों में हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं कैसी व्यवस्था यहाँ पर थी। ये भी बता ही दिया कि मात्र सत्तात्मक कैसे माना कि सबसे ज़्यादा मात्र मूर्तियां मिली हैं। इस वजह से ये मान लिया गया कि मात्र सत्तात्मक व्यवस्था रही होगी। सत्ता के आधार पर व्यवस्था 2 प्रकार की होती है। एक पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक में संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र को होता है। मात्र सत्तात्मक में संपत्ति का हस्तांतरण माता से पुत्री को होता है। और शादी करने के बाद कौन कहाँ जाता होगा आप समझ ही गए होंगे। आज भी कुछ जनजातियों में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ का समाज 4 वर्गों में डिवाइड था। नंबर 1 विद्वान, नंबर 2 योद्धा व राज्य के अधिकारी, नंबर 3 व्यापारी, उत्पादक, शिल्पकार, इसी में नंबर 4 मजदूर या श्रमिक। अब यहाँ पेपर में और आता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही होगी, तो आप अंदाज लगाइए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका व्यापारी वर्ग की थी। सर्वाधिक महत्व में कौन था महत्वपूर्ण? तब आंसर होगा व्यापारी वर्ग। कौन सा? व्यापारी वर्ग। क्लियर इतना कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन था? आंसर व्यापारी वर्ग। यहाँ के लोग शांत प्रिय अधिक थे। अब पता कैसे लगा शांत प्रिय अधिक थे? कि कहीं कोई बहुत बड़े बड़े औजार, अस्त्र शस्त्र हमें समूह में देखने को नहीं मिलते हैं। इस वजह से ऐसा मान लिया गया कि यहाँ का लोग शांत प्रिय रहा होगा। इसके साथ साथ ये वेजिटेरियन और नॉन वेज दोनों थे, मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों थे। क्लियर है ना? ये मनोरंजन में क्या करते थे? मनोरंजन में पाशे का खेल और नृत्य आदि करते थे। इसके साथ साथ इन्हें बैलों का आयोजन, बैलों की दौड़, इसके साथ साथ उनका युद्ध देखना पसंद था। इसके साथ शतरंज के खेल का आविष्कार हड़प्पा वासियों ने किया। सबसे पहली बार अगर शतरंज, चेस
कहीं किसी ने खेला तो हड़प्पा वासियों ने खेला। इस हिसाब से ये भी हुआ कि शतरंज का आविष्कार कहाँ हुआ, तब आंसर होगा हमारे भारत में। यहाँ के लोग सौंदर्य प्रेमी भी थे। सौंदर्य प्रेमी कैसे थे? यहाँ लैक्मे का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। उस समय सोच लीजिए, अब आप सोच रहे होंगे कि वाह क्या बात है कि सैंधव सभ्यता के लोग किसका इस्तेमाल करते थे? लिपस्टिक का इस्तेमाल करते थे, पाउडर का इस्तेमाल करते थे। अब आप सोचिए कि वो हमारी महान सभ्यता, हमारे ही पूर्वज थे, ये कितने मॉड रहे होंगे। इसके साथ साथ यहाँ दर्पण मिला, और दर्पण स्पेशली किसका था? तांबे का। जैसे आप लोग क्या करते हो कि जैसे ही कहीं उतरे तो कहीं शीशा मिल जाए, फिर आप करते क्या हो हमें भी पता है और आपको भी। अब आप सोच रहे होगे हम भी करते हैं, बिल्कुल। यहाँ के लोग किसका इस्तेमाल करते थे? दर्पण, और वो भी दर्पण किसका बना था? तांबे का बना था। क्लियर? लिपस्टिक और पाउडर भी देखने को यहाँ मिलता है। आलमगीरपुर से सोने की चूड़ियाँ मिली। ये क्वेश्चन आ चुका है कि सोने की चूड़ियाँ कहाँ से मिली? आंसर होगा आलमगीरपुर। बहुत सारे अभी तक कलर हमें यहाँ मिल चुके हैं, केवल नीले रंग का यहाँ कोई साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिला। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति हमें कहाँ से मिली? आप देख रहे होंगे, तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। और ये कांस्य की जो नर्तकी की मूर्ति है, कुछ लोग इसको नटराज, वो भी आप आगे पढ़ेंगे, चोल काल में नटराज, कांस्य की नटराज प्रतिमा देखने को मिली है, तो उसको इससे साम्य स्थापित करते हैं। अभी कुछ समय पहले तक इस पर विवाद भी था, क्योंकि मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तानी कह रहा था कि ये नर्तकी की मूर्ति हमें चाहिए, और वो कहाँ है? वो भारत में संग्रहालय में रखी हुई है। अब यहाँ अंतिम संस्कार की अगर हम बात करें तो यहाँ 3 विधियां प्रचलित थीं। एक पूर्ण समाधान, पूर्ण समाधान या पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था कि पूरी तरह उसे दफना दिया जाता था। क्लियर? दूसरा आंशिक में क्या होता था कि इसे खुला छोड़ देते थे, और खुला छोड़ने के बाद उसमें क्या होता था? चील, कौवे आदि उसको प्रकृति में विलीन कर देते थे। उसके बाद उसको दफना दिया जाता था, उसे दफन समाधि में लीन कर देते थे। और नंबर नेक्स्ट, तीसरा दाह संस्कार, इसमें बॉडी को जला दिया जाता था। यदि हम धर्म के हिसाब से बात करें तो ये आज की डेट में इस्लाम में है पूर्ण समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण ये पारसियों में ये रिवाज देखने को मिलता है, और दाह संस्कार ये हिंदू सनातन संस्कृति में देखने को हमें मिलता ही है। अब 2 जगह युगल समाधियाँ भी देखने को, युगल समाधान देखने को मिला है। वो कहाँ से? लोथल से, और यहाँ 2, और कालीबंगा से 1 युगल समाधान देखने को मिला। अब यदि पेपर में आ जाए कि निम्न में से किस स्थान से हमें युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, और ऑप्शन दोनों हों, तब आंसर लोथल लगेगा। कारण लोथल से हमें कितनी कब्रें मिली हैं युगल की? तो आंसर होगा 2। ओके। रोपड़ में स्पेशल क्या मिला है कि मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य हमें देखने को मिले हुए हैं। आप ये देख रहे होंगे, यहाँ जो बॉडी मिली हुई है इसके साथ कुत्ते के भी अवशेष यहाँ देखने को हमें मिलते हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे यहाँ का धार्मिक जीवन। अच्छा, एक और आपसे एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। पढ़ाई के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तरीका जैसे हम ये पीपीटी बनवा रहे हैं, और दूसरा तरीका हम केवल लिखते जाएं। मुझे लगता है पहले हमने वीडियो बनाए लिखने वाले, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, क्योंकि जो लेक्चर हम आपको 40 से 45 मिनट में कर सकते हैं, वो उसमें हमें 1.5 घंटा लगता था। लेकिन पीपीटी बनाने में पूरी रात लगती है। यदि हम आपसे पूछना चाह रही है, हमें आप कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर लगा, पीपीटी या लिखने वाला। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी है। अब धार्मिक जीवन की यदि हम बात करें तो यहाँ का मानव पूरी तरह प्रकृति प्रेमी था, प्रकृति से इसका सामंजस्य था।
सर्वाधिक यहाँ पर मातृ देवी की पूजा होती थी। और कैसे पता लगा? क्योंकि सर्वाधिक हमें मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, ऐसा मान लिया गया कि यहाँ सबसे ज़्यादा पूजा किसकी होती होगी? मातृ देवी की पूजा होती होगी। दूसरा नंबर पर जिसके इनके साक्ष्य मिले हैं वो पशुपति, अर्थात इन्हें क्या माना गया? पशुपति को आज की डेट में भगवान शिव माना गया। अब यदि हम मातृ देवी की बात करें कि मातृ देवी की पूजा होती थी, तो मार्शल ने इन्हें पृथ्वी देवी कहा। मार्शल ने इन्हें क्या नाम दिया? तब आंसर होगा पृथ्वी देवी। हड़प्पा से एक मूर्ति मिली है, एक मोहर मिली है, कहाँ? और इस मोहर में एक मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिख रहा है, और इसकी तुलना ये मिस्र की आइसिस देवी से भी की जाती है। दूसरे नंबर पर पशुपति। अब पशुपति की बात करें तो कैसे पता चला पशुपति? हम आगे इनके बारे में बताएंगे। ये मोहनजोदड़ो में पशुपति शिव मिले हैं। तीसरा स्थान कुबड़ वाले बैल का यहाँ बड़ा धार्मिक महत्व था। आप देख रहे होंगे क्या? कुबड़ वाले बैल का यहाँ पर बड़ा ही धार्मिक महत्व था। इसके साथ साथ ये पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, पीपल के वृक्ष का भी धार्मिक महत्व था। क्लियर? इतना? यहाँ पर किसी भी मंदिर या सार्वजनिक पूजा के या पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। एक सामूहिक और सार्वजनिक केवल स्नानागार मिला है, जिसे मान लिया गया कि किसी निश्चित प्रोग्राम या समारोह के अवसर पर यहाँ लोग एकत्रित रहे होंगे, एकत्रित होते होंगे, जहाँ अपनी धार्मिक क्रियाकलाप करते होंगे, लेकिन किसी भी पूजा स्थल के अभी तक कोई साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह का आविष्कार हड़प्पा वासियों ने किया। ये जो स्वास्तिक चिन्ह है ये सूर्य उपासना को प्रदर्शित करता है। अब स्पेशल आप देखेंगे मोहनजोदड़ो से जो योगी या पशुपति की जो मूर्ति मिली है उनके बारे में आप देख रहे होंगे। स्पेशल इन जो पशुपति की मूर्ति मिली है इसमें 3 सींग हैं। कितने सींग हैं? 3 सींग। और यहाँ से लेकर मतलब कमर से लेकर पूरी बॉडी से लेकर कलाई तक चूड़ियाँ मिली हैं। कहाँ से? कमर से लेकर कलाई तक में किसके साक्ष्य मिले हैं? हमें चूड़ियाँ के। तो अब यहाँ पे देखना एक बार ध्यान से कि सिर पर कितने सींग? 3 सींग हैं। कहाँ से मिला है हमें ये योगी की मूर्ति? इन्हें पशुपति शिव कहा गया मार्शल ने। सींग कितने? बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3। और कमर से लेकर कलाई तक क्या मिला है? चूड़ियाँ मिली हैं। इसके साथ अगर हम बात करें, देखो इधर हमें कितने जीव देखने को मिलते हैं? 1 और 2। ठीक है? यहाँ पर गैंडा और भैंसा, गेंडा और भैंसा जो मिला है उनके किधर हैं? तो आंसर होगा एक तरफ गेंडा और भैंसा और दूसरी तरफ इधर हाथी और बाघ या शेर। और नीचे आप देख रहे होंगे 2 हिरन। क्लियर इतना? क्या क्या मिला है आप देख लीजिए जल्दी से। हाथी और बाघ, गेंडा और भैंसा। बाघ या शेर एक ही बात है। ओके, तो यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा कि कुल जो पशुपति की मूर्ति मिली है उससे कुल जीव की संख्या, तो कुल जीव की संख्या कितनी है? 6। 2, 4 और 6। कितने प्रकार? कुल संख्या कितनी? 6। कितने प्रकार के जीव? तो 5 प्रकार के जीव हमें देखने को मिले हैं। और ये जो मूर्ति मिली है पशुपति भगवान शिव की, कहाँ से? तब आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। इतना क्लियर? बिल्कुल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आर्थिक जीवन, हड़प्पा निवासियों का आर्थिक जीवन सभ्य था, बहुत आगे थे, बेहतर टेक्नोलॉजी थी। यहाँ जो व्यापार था वो चरम स्थिति पर था। इसके साथ साथ ये जल मार्ग से भी ये व्यापार करते थे। स्थल मार्ग से तो व्यापार होता ही था,
ये जल मार्ग से भी व्यापार करते थे। और जो व्यापार का माध्यम था वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। आर्थिक, ये तो बता ही दिया अभी, आर्थिक जीवन अत्यंत विकसित अवस्था में था। यहाँ पर जो सबसे बेहतर था वो व्यापार था, बिजनेस करते थे। इसके साथ साथ पशुपालन के साथ साथ ये खेती भी करते थे। और जो महत्वपूर्ण फसल थी वो कौन कौन सी? यव माने जौ और गेहूं की फसल थी। सबसे पहले कपास की खेती हड़प्पा के लोगों ने ही की, सेंधव लोगों ने ही कपास की खेती की। और जब ये कपास यूनान गया तो सिंधु की वजह से इसे सिडोन कहा। क्या कहा? यूनान के निवासी आज भी कपास को सिडोन कहते हैं। सिंधु से बना है सिडोन। यहाँ खेती होती थी। चूंकि कपास था तो निश्चित है कौन सा उद्योग रहा होगा? सूती वस्त्र। कोशिश करें इसे रटे ना। कपास था तो सूती वस्त्र उद्योग था। क्लियर है ना? और धातु तांबे या कांसे, और यहाँ की जगह एवं तांबे और कांसे का ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। अब यदि पेपर में आ जाए कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसका करते थे, ऑप्शन दोनों हो तो कांस्य लगेगा। अभी मैं बता चुका पीछे कि कांस्य का इस्तेमाल ये ज़्यादा करते थे। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। क्लियर है ना इतना? इनका सबसे प्रिय पशु था वो कुत्ता था, और सबसे पवित्र ये मैं बता चुका, कुबड़ वाला बैल। आपको इसके स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं है। हमारा आपको पूरा PDF मिल जाएगा, जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल कीर्ति कैंपस से डाउनलोड कर सकते हैं। स्पेशल क्या और है यहाँ पर, ये लोग घोड़े को अपवित्र मानते थे। अब यहाँ व्यापार में अभी हमने बताया कि ये किस प्रणाली पर आधारित था? वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम पर आधारित था। ये वस्तु विनिमय क्या होता है? जैसे आज हम जो भी विनिमय करते हैं वो मुद्रा का विनिमय होता है। यहाँ वस्तु विनिमय था। यहाँ मुद्रा के कोई साक्ष्य देखने को नहीं मिले। वस्तु विनिमय में क्या होता था? यदि हमारे पास गेहूं है, किसी अन्य के पास जौ है, तो हमने गेहूं और जौ को एक्सचेंज कर लिया। वो प्रणाली थी वस्तु विनिमय प्रणाली। और व्यापार में ये किसका इस्तेमाल करते थे? ये मोहरों का इस्तेमाल करते थे। लोथल एक बंदरगाह मिला है। बंदरगाह या यहाँ हम कह सकते हैं ये गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, गुजरात में है। यहाँ फारस की मोहरें मिली हैं, जिससे ये ज्ञात हुआ क्या कि हमारा व्यापार फारस से भी होता होगा। निर्यात आयात होता ही था। आयात कहाँ से? तांबे का आयात राजस्थान की खेतड़ी खदान से होता था। कहाँ से? खेतड़ी। क्लियर है ना? ये आज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफी में कि खेतड़ी खदान कहाँ है, तो राजस्थान में। यहाँ से क्या होता था? तांबे का आयात होता था। लार्ज वर्द ये बदरा से, बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदी अफगानिस्तान से। चांदी कहाँ से आती थी? अफगानिस्तान से। धारिता, फिरोजा, टिन और थोड़ी सी चांदी कहाँ से? तब आंसर होगा ईरान से। क्लियर है ना इतना? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ ये। चांदी कहाँ से प्राप्त होती थी? चांदी हमें अफगानिस्तान से प्राप्त होती थी। क्लियर? इसके साथ साथ ये बता ही चुका पीछे, सिंधु और मेसोपोटामिया शुरुआत में बताया था के बीच व्यापार सबसे उन्नत अवस्था में था। यहाँ हमारा इससे ये भी लगा कि उस समय का हमारा भारत ग्लोबल भारत होगा, वैश्विक भारत होगा, जहाँ पूरे विश्व से हमारे व्यापार होता था। क्लियर है ना इतना? इससे ये भी लगा कि हमारा भारत एक समय कितना महान रहा होगा। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्लियर? और एक आपके लिए सूचना है कि हमारा पेट का बैच पूरी तरह निःशुल्क चल रहा है, जिसमें हमारी टोटल टीम 4 से 5 घंटे पढ़ा रही है। क्लियर? तो जय हिंद साथियों, धन्यवाद।